हिंदू राष्ट्र क्या सिर्फ एक थ्योरी है या फिर सच में प्रैक्टिकल है? इसे एक सवाल के जवाब में हर किसी की दिलचस्पी है। अब जो कि नतीजों का दिन नजदीक है, 4 जून के दिन देश का एक नया भविष्य तय हो जाएगा। इस कारण अभी से हिंदू राष्ट्र की गूंज लोगों के कानों में सुनाई दे रही है। ऋषि मुनियों की इसी पावन धरा पर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया जा रहा है। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जहां देवभूमि हिमाचल से कंगना ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की है, दूसरी तरफ राजा रजवाड़ों की धरती राजस्थान से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंका है। चुनाव प्रचार में कंगना खुलकर बोली है, जब 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया जा सकता था तो उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया? भले ही देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है, लेकिन कंगना मैडम की माने तो असली आजादी तो 1947 में नहीं बल्कि 2014 में ही मिली थी। 2014 में ही सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता मिली है। हालांकि देखिए, इस स्वतंत्रता का फायदा उठाकर कंगना देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, ये तो वक्त बताएगा। वहीं दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। हालांकि इसके साथ वो संविधान बदलने की भी वकालत कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच 4 जून के बाद हिंदू राष्ट्र के खातिर पीएम मोदी को कितनी बार संविधान बदलना पड़ सकता है? कौन कौन से कानून अब आगे बनाने पड़ेंगे, बता रहे हैं पेशे से वकील और धर्म से सनातनी अश्विनी उपाध्याय। संविधान बदलने की बात हो रही है, अगर 400 पार 400 प्लस सीटें अगर भाजपा लाती है तो बेशक संविधान में कुछ संशोधन किए जाएंगे। लेकिन जहां बात बहुत पहले देश के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने एक बयान दिया था कि बिना संविधान बदले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति है। और बहुत सारी समस्या ये हो रही है जब हम धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं। भारत में जो लोग रहते हैं, मेजॉरिटी लोग, वो वास्तव में हिंदुत्व को ही पालन करते हैं। सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सर्वमंगल मांगल्य, सबका कल्याण हो, इसी को हिंदुत्व कहते हैं। बाकी जो रिलीजन है वो कभी सर्वपन संभाव नहीं सिखाता, कभी कोई रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता। ये हिंदुत्व ही जो कहता है सबकी जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व ही सिखाता है। जहाँ तक इसकी आपने बताया कि भारत के संविधान में बहुत से बदलाव जरूरी इसलिए करने हैं क्योंकि समय के साथ ही देखा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने जो समस्या नहीं सोची थी वो समस्या आ गई है। भाई, आज के 75 साल पहले जो बंदूक बनी थी, 1 नाल की बंदूक आती थी, उसके बाद 2 नाल की बंदूक आई, फिर राइफल आ गई, मशीन गन आई, क्या क्या हो गया। उस समय उतनी पर्याप्त थी, एक नाल की बंदूक से पूरे गांव की सुरक्षा हो जाती थी। आज की डेट में राइफल लगा के लोग पूरे गांव की सुरक्षा करना पड़ता है। तो अब समय के साथ हमारे संविधान में इसलिए बदलाव करना जरूरी है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वर्तमान संविधान जो उस समय बहुत अच्छी तरीके बनाया गया, उसका मिसयूज किया जा रहा है। अब मिसयूज रोकना है तो आपको स्वाभाविक बात, अगर बीमारी बढ़ रही है तो आपको दवा तो बदलना पड़ेगा। दवा बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप अगर भारत में भ्रष्टाचार है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब दवाई हमारी गड़बड़ है। भाई, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार तो नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए किस तरह के संशोधनों की जरूरत है, किस तरह के कानून अब बनाने चाहिए मोदी जी के तीसरे कार्य? मेरा ये मानना है कि जो कानून हो वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, समान धर्मस्थल संहिता हो। भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई मजार, दरगाह, मस्जिद चर्च और सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों होना चाहिए? तो समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। व्यापार के नाम पे जो व्याभिचार के अड्डे खोले जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक समान व्यापार संहिता होनी चाहिए। टैक्स की जो पूरा लूट पड़ी हुई है, हर व्यक्ति टैक्स दे दे के परेशान है, ये टैक्स सिस्टम ये विदेशी सिस्टम है, हमारा सिस्टम नहीं है। ये जो गुलामी की जो टैक्स सिस्टम है, इसको बदलाव करना है तो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पतंजलि को रोज सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही थी। क्यों? क्योंकि 1954 का वो कानून चल रहा है, वो बदला ही नहीं गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम भी होना चाहिए, समान चिकित्सा संहिता होनी चाहिए, समान स्वास्थ्य संहिता भी होनी चाहिए। अगर आप घुसपैठ हो रही, लगातार बढ़ते आ रहे हैं,
इसका मतलब कानून का खौफ नहीं है। जो यहाँ आ रहे हैं उनको कठोर दंड नहीं मिल रहा है, लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके पास आधार कौन आधार भारत के लोग बनाते हैं, उनका राशन कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका वोटर आईडी, सब कुछ जो बन रहा है वो भारत के लोग बना रहे हैं। तो इसका मतलब कानून का खौफ नहीं है। तो एक मेरा मानना है कि एक जो है समान दंड संहिता और समान न्याय संहिता होनी चाहिए। न्यायपालिका को अगर आपको फास्ट करना है, स्पीडी जस्टिस सिस्टम करना है, तो जैसा पहले नम्रता ने बताया कि जैसे ही हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया, आधे मुकदमे अपने आप गायब। भाई अगर एक कानून बन गया कि झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी और 3 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है, जिन लोगों ने झूठी शिकायत किया है 3 महीने में अपना वापस ले लें। मैं कह रहा हूं आधी झूठी शिकायतें वापस हो जाएंगी। कानून बन गया कि भाई झूठी जांच करने वाले पुलिस वालों को 10 से 20 साल सजा होगी। जिन लोगों ने पैसा ले लेके झूठी चार्जशीट दाखिल किया होगा, बोलेंगे काम करो जी, हमारी चार्जशीट वापस लेता हूं। जिन कानून बन गया भाई झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होगी, जो लोग अभी तक झूठी गवाही दे चुके हैं सब बोलेंगे भाई एक काम करो, हम तो अपनी झूठी गवाही वापस ले रहे हैं। तो जैसे ही आपने झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया तो झूठी शिकायतें वापस हो गई, झूठे एफआईआर वापस हो गए, झूठी गवाही वापस हो गई, झूठी चार्जशीट वापस हो गई, झूठे जो फैसले वापस हो गए, झूठे एग्रीमेंट वापस हो गए। सारा झूठ का जैसे खेल बंद हुआ तो फिर आपके लिए मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी और फिर आप उसको वीकली डेट दे के भी सुनवाई कर सकते हैं। अभी क्या जो 6-6 महीने पे डेट पड़ती है, पता चला 40 साल 50 साल मुकदमे चल रहे हैं, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप हर जो मुकदमा सोमवार को आ रहा है आप उसको हर सोमवार को डेट देके 5-7 डेट में खत्म कर दीजिए। जो मुकदमा मंगलवार को आ रहा है हर मंगलवार को डेट देके खत्म कर दीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। आखिर भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, चीन में नहीं है। इसका मतलब ये समस्या लाइलाज तो नहीं है। भारत में अवैध निर्माण है, लोग दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, सड़क के किनारे कब्जा कर लेते हैं, रेलवे लाइन किनारे कब्जा कर लेते हैं, हाईवे किनारे कब्जा कर लेते हैं। सिंगापुर में तो नहीं करते, जापान में तो नहीं करते। इसका मतलब अच्छा सर, इसी से जुड़ा मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो संविधान है वो 2/3 संविधान हमने अलग अलग देशों से लिया है, जो जो है कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जो है हमने लगा दिया। उसके बावजूद जिम्मेदारियां क्यों तय नहीं होती? जिस तरीके से आप ब्रिटेन का ले लीजिए, 2-3 जो है प्रधानमंत्री बदल गए जिम्मेदारियों को लेकर, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। आज जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, शराब नीति में फंसे, क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? या और भी राज्य हैं जहां पेपर लीक होते हैं, क्या उसके लिए कोई सीएम जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्यों हम जब हमने वो उठा लिया कानून जो संविधान है दूसरे देशों का, तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? सच्चाई है कि ब्रिटेन में जहां से हमने ज्यादातर कानून उठाए हैं वहां कोई भी कानून की जो एक्सपायरी है 25 साल की है। 25 साल के बाद कानून रिव्यू करना ही करना है। हमारे देश में तो अब 1860 वाली आईपीसी अब बदली जा रही है, तो ब्रिटेन में तो नियम है हर 25 साल के बाद कानून बदल जाता है। और कुछ देशों में कानून की एक्सपायरी 10 साल होती है। मतलब कोई कानून बना तो 10 साल में एक बार उसको रिव्यू करना ही करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो खत्म मान लिया जाए। तो हमारे सांसदों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो रिव्यू करें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि पहली बात तो संसद का सत्र बढ़ाना चाहिए। ये जो 3 सत्र होता है ना, ये 4 सत्र का होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 100 दिन साल में संसद चलनी चाहिए। अभी अगर इफेक्टिवली देखिए आप, 100 दिन चलती नहीं है। एक तो तीन ही सत्र हैं। मेरा ये मानना है कि 25-25 वर्किंग डे के साथ 4 सेशन होने चाहिए। हर क्वार्टर में एक पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। अब टाइम आ चुका है, एक तो टेन्योर बढ़ा जाए, 11 बजे संसद शुरू होती है, फिर 1 बजे लंच हो जाता है, फिर 1.5-2 घंटे खा के सोते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम शुरू होता है। ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। हमने जितना ग्रोथ हमारे वैज्ञानिकों ने कर लिया, अग्नि ब्रह्मोस बना लिया, हमारे इंजीनियरों ने एक्सप्रेसवे, पीडब्ल्यूडी, हाईवे सब बना लिया, हर फील्ड में काम हुआ, कानून बनाने में वो काम नहीं हुआ। और कानून निर्माता क्या करते हैं, दूसरे के काम का श्रेय लेते हैं। इंजीनियर जो काम करेगा उसका श्रेय ले लेंगे, साइंटिस्ट जो काम करेगा उसका श्रेय ले लेंगे, डॉक्टर जो वैक्सीन बना देगा उसका काम, लेकिन जो खुद करना है उसका श्रेय नहीं लेते, क्योंकि खुद वाला काम करते ही नहीं है। अब समय आ चुका है कि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें अपने कानूनों को बाहर के कानूनों से कंपेयर करना शुरू करना चाहिए।